हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज की इस वर्कशीट में हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिस विषय को जानेंगे, वह है मुगल शासक। थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं मुगल कौन थे? तो मुझे पता है आपका जवाब होगा अकबर, हुमायूं, शाहजहां। हाँ, ये सब मुगल थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। कहाँ से ये लोग आए, किन के वंशज थे, क्या थे, कैसे कैसे, कौन कौन इनके वंश में था। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दाईं तरफ एक चित्र दे रखा है और इस चित्र को सभी बच्चे पहचानते होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए आपको करना क्या है। ये है हमारा आज का क्रियाकलाप नंबर 1। नीचे दिए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियां लिखिए। जैसे ये दिल्ली में अवस्थित, यानी ये दिल्ली में स्थित है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया है और इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो देखिए ये क्रियाकलाप और एक और क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप नंबर 2, वो हम प्रश्न उत्तर के बाद में करेंगे। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुझे पता है आप सब जान गए ये क्या है। ये है लाल किला। लाल किला के बारे में कुछ बातें आपको लिखनी है, वो क्रियाकलाप हम प्रश्नोत्तर के बाद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी पारिवारिक विरासत की, यानी इनके पूर्वज कौन थे, मुगलों के पूर्वज कौन थे। तो देखिए जो मुगलों के पूर्वज थे, यानी माता की तरफ से वो कहाँ के थे, वो थे चंगेज खान के वंशज थे और पिता की तरफ से वो तैमूर के वंशज थे। तो पहले हम माता की तरफ से जो वंशज थे वो वंशज, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो मुगल थे, यानी सबसे पहले हमारे यहाँ पर कौन आया था, बाबर आया था। तो बाबर जिस वंश का था उसमें वो माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, उसके उत्तराधिकारी थे। अब आप समझे कि वो माता की ओर से किसके वंशज थे, चंगेज खान की। चंगेज खान जिसका नाम इतिहास में बहुत ही अच्छा के लिए नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार था, लड़ाका था, इसलिए उसका नाम कभी भी अच्छे के लिए नहीं लिया जाता। और पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान में जो तुर्की है ना, उसके शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों की तस्वीर भी दे रखी है। यहाँ पर ये माता की ओर से इनके वंशज थे और पिता की ओर से ये इनके वंशज थे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि चंगेज खान का नाम किसी भलाई के लिए या अच्छाई के लिए कभी भी इतिहास में नहीं लिया जाता। तो इसलिए जो मुगल भी थे ना, वो अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि माता की ओर से तो वो मंगोल शासक चंगेज खान के ही वंशज थे ना, लेकिन फिर भी वो मंगोल कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मैंने अभी आपको बताया कि उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा हुआ था। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी, यानी यही किस्से जो उनके प्रतियोगी थे उज़्बेक लोग, उनसे भी यही बात संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव ज़्यादा करते थे, यानी पिता की ओर से जिसके वो वंशज थे उसका अनुभव, वो गर्व महसूस करते थे उनके वंशज कहलाना ज़्यादा, इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो देखा, इसलिए वो गर्व महसूस करते थे, क्योंकि जो उनके पूर्वज थे उन्होंने दिल्ली पर 1398 में कब्जा कर लिया था, इसलिए। तो ये कारण था कि वो अपने आप को मंगोल नहीं कहलवाना चाहते थे। फिर इसके बाद अभी हम आज सिर्फ उनके नाम ही जानेंगे। प्रमुख मुगल शासक जो थे वो कौन कौन से थे और उनके जो है वंश आगे किस तरीके से बढ़ रहा था वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे भारत में आए थे मुगल शासक, वो था बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक रहा। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं 1530 से 1556 तक, फिर
हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक रहा। फिर उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर 1605 से 1627 तक, और फिर उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, जो कि 1627 से 1658 तक वो रहा। फिर इसके बाद औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707 तक रहा। तो कहने का मतलब है ये उनका वंश इस तरह से था, उनका वंश क्रम है ये। बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो देखा आपने किस तरीके से ये इनका वंशक्रम बना हुआ है। आप भी इसको इस तरह से ही याद कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब चलिए चलते हैं अपने क्रियाकलाप नंबर 2 पर, जो कि हम अभी प्रश्न के बाद करेंगे। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को पहचानना है और लिखा भी है कि अपने अध्यापक या परिवारजनों की सहायता से उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए और इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी आपको इन चित्रों को पहचानना है और देखना है कि कौन सी इमारत है और उनके बारे में फिर कुछ जानकारी, थोड़ी सी जानकारी आपको लिखनी है। तो देखिए, ये जो पहली तस्वीर है ये है हुमायूं का मकबरा। क्या है? हुमायूं का मकबरा। दूसरी तस्वीर जामा मस्जिद की है। तीसरा तो आप जानते ही हैं ताजमहल है, और ये चौथा है जो है ये है बुलंद दरवाज़ा। इसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले हम जानकारी प्राप्त करें ऊपर दी गई इमारतों के बारे में, पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है कि मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे? तो अभी अभी हमने इसका उत्तर जाना था। तो ये रहा उत्तर नंबर 1। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी यादें सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरा पॉइंट, यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थीं। और तीसरा, मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि इसलिए उनके इस महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है। अब आपको समझ में आ गया ना कि मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना क्यों नहीं पसंद करते थे, बल्कि वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलवाना ज़्यादा गर्व महसूस करते थे इस चीज़ में। तो अब हम चलते हैं अपने क्रियाकलाप की ओर। तो सबसे पहले क्रियाकलाप 1, ये है तस्वीर किसकी? लाल किला की। और हमें अब लाल किला के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी है। तो देखिए हमें इसके बारे में क्या लिखना है। यह दिल्ली में स्थित है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी इसकी प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन लाल किला के बारे में लिखनी है। चलिए अब चलते हैं क्रियाकलाप नंबर 2 पर। तो ये है क्रियाकलाप नंबर 2, जिसमें कुछ इमारतों की तस्वीर थी। उन्हें पहचानकर उनके बारे में हमें सूचनाएं एकत्रित करनी है। तो जो सबसे पहली तस्वीर थी क्रियाकलाप नंबर 2 की, वो था हुमायूं का मकबरा। चलिए अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मथुरा रोड यानी दिल्ली में ही मथुरा रोड और लोधी रोड की क्रॉसिंग के समीप स्थित बागीचे के बीच बना यह शानदार मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका निर्माण हुमायूं की मृत्यु के बाद 1565 ईस्वी में उसकी ज्येष्ठ विधवा बेगा बेगम ने करवाया था। चार दीवारी के भीतर बने चौरस बगीचे सर्वाधिक देखने योग्य हैं। नहरों के साथ बने पैदल मार्ग, बीचों बीच स्थापित एकदम सटीक अनुपात वाले इस मकबरे के ऊपर दोहरे गुंबद शोभायमान है। चार दीवारी के भीतर मुगल शासकों की कई कब्रें भी हैं और यहीं वर्ष 1857 में लेफ्टिनेंट हडसन ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। तो ये है इसके बारे में जानकारी। ये है हुमायूं का मकबरा। अब दूसरी इमारत ये है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है और इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर की बनी हुई है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था और इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। तो ये थी जामा मस्जिद के बारे में जानकारी। फिर इसे तो हम सभी जानते हैं,
और पहचानते हैं, ये है हमारा ताजमहल। तो देखिए ताजमहल के बारे में क्या जानकारी है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है, यानी हमारा ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ। ताजमहल पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें लगा हुआ संगमरमर पत्थर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से आया था। तो ये है ताजमहल के बारे में जानकारी। और ये जो आखिरी इमारत है ये है बुलंद दरवाज़ा। कौन सी है ये? इसको कहते हैं बुलंद दरवाज़ा। अब बुलंद दरवाज़ा के बारे में क्या जानकारी है देखते हैं। देखिए बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाले यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है और दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। तो देखा आपने कितने बढ़िया है हमारा देश भारत, जिसमें विश्व धरोहर के रूप में यहाँ पर कई इमारतें हैं और वाकई वो देखने योग्य हैं। तो आपको भी मौका मिले तो आप भी इन स्थानों पर घूमने जरूर जाइएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और मास्क तो जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।